बात महाबहस की। पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म कल रिलीज होने वाली है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा ने तो पृथ्वीराज की तुलना में औरंगजेब को इतिहास का सबसे बेहतरीन किरदार बता दिया है। वहीं मुस्लिम नेताओं का यह कहना है कि फिल्मों में इतिहास को अपने हिसाब से दिखाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रवाद के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और इस बीच आज लखनऊ में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ कई मंत्रियों ने इस फिल्म को देखा और बाद में मुख्यमंत्री योगी भी इसमें शामिल हुए। फिल्म पृथ्वीराज को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के दौर पर बनी फिल्म में आखिर औरंगजेब की एंट्री कैसे हो गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। औरंगजेब वर्सेस पृथ्वीराज। तौकीर रजा को औरंगजेब पसंद है। जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। देश में शायद एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनी है जो सचमुच इतिहास के ऊपर आधारित हो, चाहे वो मुगल आजम हो, चाहे ये पृथ्वीराज चौहान की हो, चाहे कश्मीर फाइल हो। पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी फिल्मों के जरिए नया इतिहास बना रही है। औरंगजेब की बड़ाई, पृथ्वीराज पर चढ़ाई। यहाँ पर हमारे बीच में आएगी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने के लिए कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। पृथ्वीराज पर सियासी संग्राम। तो हम अक्षय कुमार जी से कह देना चाहते हैं कि आपकी गलती है। अगर आपने महान पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप फिर से पढ़िए, लेकिन कम से कम राजनीति मत कीजिए, क्योंकि भाजपा ही नहीं हर दल में आपको चाहने वाले लोग हैं। राजनीति आपको शोभा नहीं देती। के अभिनेता अक्षय कुमार जी, इसके निर्माता निर्देशक चंद्रप्रकाश जी और इनकी अभिनेत्री और इनके समस्त कलाकारों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बार बार अभी सच देखने को मिलेगा, जिसे छिपाए जाने की कोशिश की जाती है। इतिहास बहाना, फिल्म पर निशाना। जब ये भगवा हुकूमत है तो भगवा हुकूमत भी अपनी तारीख लिखवाएगी, और जब कांग्रेस हुकूमत थी तो उन्होंने भी अपने जमाने की, क्या राजीव गांधी की नहीं आई है, सोनिया गांधी की नहीं आई है, इंदिरा गांधी की बहुत सारी बुक्स नहीं आई उनके बारे में। क्योंकि राजा जो थे, जितने भी राजा, हिंदू राजा हुए हुए मुस्लिम राजा, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। आज जो धर्म से जोड़कर मुगलों को देखा जा रहा है, उनका धर्म से कोई भी लेना नहीं। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उसके पहले हम ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या है और ये पूरी खबर है क्या। औरंगजेब वर्सेस पृथ्वीराज आज क्यों हो रहा है देश के अंदर? मौलाना तौकीर रजा ने एक विवादित बयान दिया है इस फिल्म को लेकर, औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब को सबसे बेहतर किरदार करार दिया गया है मौलाना तौकीर रजा द्वारा। इतिहास को लेकर पृथ्वीराज पर जो फिल्म बनी है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लखनऊ में पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जिसको तमाम मंत्रियों ने अटेंड किया है। सीएम योगी ने कई मंत्रियों के साथ इस फिल्म को देखा है। अभिनेता अक्षय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे और इस फिल्म की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की और उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री भी अब कर दिया गया है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह का बयान दिया और औरंगजेब को इतिहास के बेहतरीन किरदारों में से एक बताया, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। बहस पृथ्वीराज पर हो रही सियासत की। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। शरद त्रिवेदी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता, डॉक्टर अभिषेक राय हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अतीकुर रहमान है, मुस्लिम स्कॉलर के शेखर चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के सुशील पांडे इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल अतीकुर रहमान जी आपसे यही, मौलाना तौकीर रजा का यह कहना
कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो इसलिए है ताकि फिल्म हिट हो जाए, और औरंगजेब इतिहास के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक था। यह किस तरीके का इतिहास है, जरा बताइए। इस देश में अब औरंगजेब को हीरो बनाया जाएगा, और पृथ्वीराज चौहान भारत के हीरो थे। जो अपने मुल्क से प्यार करता है वो अपने महापुरुषों से भी प्यार करता है। मुसलमान भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, यही कहते हैं ना आप लोग? जी, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं उनकी बातों से। जो कुछ भी उन्होंने कहा, कोई तुलना नहीं है, और अगर तुलना है तो उनको 10 पॉइंट पृथ्वीराज जी के भी कहना चाहिए और 10 पॉइंट औरंगजेब की भी रखना चाहिए। दोनों में अच्छी बुरी बातें होंगी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें तोड़ मरोड़ के भी पेश की जाती हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को लेकर कौन सा इतिहास तोड़ा मरोड़ा गया? अतीकुर रहमान जी, मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट रूप से इस विषय पर बोले। इस बात में कोई दो राय या शक शुबा है क्या कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शौर्य का प्रतीक है, भारत की आन बान शान को बचाने के लिए लुटेरों से लोहा लिया था, 17 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, तो क्या उनके समानांतर औरंगजेब को रखा जाएगा? देखिए, मोहम्मद गौरी एक आक्रांता था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारे मंदिरों के अंदर जो चढ़ावे आते थे, जो कुछ भी वो दौलत आती थी उसको लूटने के लिए वो आया था, आया, लूटा, चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद गौरी आक्रांता था। ये आग किसने लगाई, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा। जब शुरू में 2014 में हमारे गृह मंत्री बने थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक वक्तव्य में ये कहा था कि अकबर द ग्रेट जब हो सकता है तो पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट क्यों नहीं हो सकता। ये आग जब पॉलिटिक्स लगाती है तो नहीं, एक मिनट अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, ये आग लगाने वाली बात कैसे हुई? सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने अगर ये बात कही कि अकबर द ग्रेट हो सकता है तो पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट भी हो सकता है, और वो है ग्रेट, इसमें कोई शक है क्या? कहती तो आग लग जाएगी। क्यों आग लग जाएगी? आप पहले जरा सा आक्रोश को अपना कम कर लीजिए, आराम से भी हम लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। नहीं, पृथ्वीराज चौहान को लेकर अगर ये कहा जाएगा अतीकुर रहमान साहब कि अगर उनकी तारीफ हो गई, उनको ग्रेट बता दिया गया तो आग लग जाएगी, तो इससे तो कोई भी उबल सकता है। जी नहीं, उबलने की जरूरत नहीं है। देखिए, हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, जब आप उस राजा महाराजा जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको उसकी अच्छी लगती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे अच्छे बादशाह को साबित करने के लिए मैं किसी और को बुरा कहूं। और ये चीज अक्षय कुमार ने भी कही है अपने इंटरव्यू में। मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात को उजागर करने में कि मैं किसी और को खराब बोलूं पृथ्वीराज जी को अच्छा बोलने के लिए। ये सियासत इन सब चीजों को गंदगी फैला रही है। किसको खराब बोला जा रहा है, जिससे लोगों को दुख पहुंच रहा है, या इतनी मिर्ची लग रही है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना, वो नाम भी स्पष्ट लिया जाना चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि एक बार सभी अपनी बात को रखें। सुशील पांडे जी हैं, इतिहासकार। सुशील पांडे जी, बताइए, आज इतिहास पर इतनी बड़ी बहस चल रही है, और बहस को एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि हमारे हीरो अच्छे हैं, आपके हीरो अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे को आप खराब कहेंगे, जिसे क्रूरतम शासक के नाम से जाना जाता है, तो आपके भी अच्छे नहीं हो सकते। इतिहास से कोई मुंह मोड़ सकता है क्या? देखिए, इतिहास का जो महत्व है, किसी भी समाज के लिए जो इतिहास का महत्व है वो यह है कि हम अपने इतिहास से सीखते हैं, और अतीत में हमने जो गलतियां की हैं हम उसको दोबारा न दोहराएं। और खास तौर पर हमारा इतिहास हमारे लिए इससे महत्वपूर्ण है कि हमारे ऐसे महापुरुष जो हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, हमारे बलिदान के प्रतीक हैं, और लंबे समय तक किसी भी राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो खास बात जुड़ी हुई है, यद्यपि देखिए यह एक फिल्म है और इसमें थोड़ी परिकल्पना भी होगी, मनोरंजन भी होगा। यह चूंकि डॉक्यूमेंट्री नहीं है और हो सकता है पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर भी आधारित न हो, लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि औरंगजेब से जब हम तुलना करने की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस प्रकार से शौर्य दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया, वह इतिहास में एक बड़ी संघर्ष की गाथा है जिससे आज हम प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 1192 में तराइन के युद्ध के बाद ही भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ा और वे अपनी पूरी ताकत यहाँ पर स्थापित कर पाए। तो इसीलिए हमारे भारतीय प्रतिरोध के उनको अंतिम प्रतीक माना गया, जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं किया और अंतिम समय तक अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। इस कारण से आज भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग नायक हैं।
बिल्कुल लेकिन है। अगर औरंगजेब से और तुलना उनके होगी, साथ जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की चर्चा की जाती है, उनके समानांतर रखा जाता है, तो सवाल उठते हैं और पूछे जाते हैं। शरद त्रिवेदी जी जुड़े हुए देखिए, भाजपा प्रवक्ता। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक बार सब लोग बोल लें। शरद त्रिवेदी जी, आज ये आरोप लग रहा है भाजपा सरकार पर कि आप लोग फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला रहे हैं पूरी देश में। ये भी वोटों की फसल काटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया आप लोगों ने। क्यों बन रही हैं ऐसी फिल्में? इसका आरोप भी भाजपा पर। देखिए, राष्ट्रवाद जो है वो अभिशाप हो गया है। ये तो मुझे अभी पहली बार पता चला है कि राष्ट्रवाद की बात करना है या राष्ट्रवादी होना एक हमारे आधुनिक भारत में एक अभिशाप है, और ये 70 साल से चल रहा था। पहली चीज तो हम ये जान लें कि इतिहास हमने नहीं लिखा है। इतिहास जो है वो या तो मुगलों ने लिखा है या अंग्रेजों ने लिखा है। तो उन्होंने उन्हीं का महिमा मंडन किया जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से सही था। आप देखिए, जो हम लोग, मैं खुद भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब थी फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें जो क्रांतिकारियों पे 3 पन्ने थे कुल, और जो हमारे बाकी अंग्रेज थे उनके ऊपर पूरा उनका इतिहास बताया जाता था। हमारे यहाँ कितने लोग हैं ये जो बता सकते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था? कितने लोग बता सकते हैं कि उनके बेटे का नाम अमर सिंह था? कितने लोग ये बता सकते हैं कि वो कौन से वंश के थे? शायद मेरे मित्र जो कर्णी सेना के, उनके अलावा कोई नहीं बता पाएगा कि वो सिसोदिया वंश के थे। कोई नहीं बता सकता है कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, शिवाजी कौन से वंश के थे। क्यों? क्योंकि हमको ये पढ़ाया नहीं गया। हमको सिर्फ ये पढ़ाया गया कि साहब सबसे बड़े हमारे नेता थे बाबर थे, उसके बाद अकबर थे, उसके बाद जहांगीर थे। तो आपका ये कहना है कि इतिहास में इन नायकों को इनकी उपयुक्त जगह नहीं मिली और इसीलिए पीढ़ियां उनको उस तरीके से नहीं जानती हैं जैसे बाकी शासकों को जानती हैं। ये आपने अपने पॉइंट को रखा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिषेक राय भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक राय जी, बताइए, बेशक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है, आप लोग बार बार यही कह रहे हैं कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं सेकी जा सकती, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि वो सभ्यताएं मिट गई जिन्होंने अपने इतिहास से मुंह मोड़ा। उन सभ्यताओं का नामो निशान खत्म हो गया जिन्होंने अपने इतिहास को छोड़ा या अपनी जड़ों से दूर हुए। तो आज वर्तमान में क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? इतिहास यदि गौरवशाली है तो उसको जानना चाहिए सभी पीढ़ियों को, या नहीं? बिल्कुल जानना चाहिए। मैं इस बात को कहाँ हम लोग डिनाई कर रहे हैं, हम लोग कह तो रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दें आस्था जी कि आज की वर्तमान की परिस्थिति क्या है। इतिहास में जाके किस चीज की रोटी आज सेकना चाहता है? आज हमें वर्तमान में जीना है। इतिहास तो बीत गया, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया और सबको पता है। इतिहास जो दर्ज हो गया वो सबको पता है, पर वर्तमान पीढ़ी क्या जवाब चाहती है? हमने वर्तमान की सरकार चुनी है। सवाल यहाँ पर यही है कि सबको नहीं पता, सबको नहीं पता। यही तो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं शरद त्रिवेदी। वो कह रहे हैं कि नायकों के बारे में सबको नहीं पता, हम अपने इतिहास की बात नहीं करेंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, जनरेशन को बताएंगे नहीं, तो उनका नाम लेवा कौन होगा आने वाले समय में? आस्था जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बहुत सीधा सवाल करता हूँ। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ मुझे लगता है। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ कि हमने सरकार चुनी, जनता ने सरकार चुनी वर्तमान में जीने के लिए और अपने भविष्य में जीने के लिए, कि भूत और भविष्य का में क्या हुआ उसके लिए चुनी है सरकार। जो गलतियां जिसने भी की हैं इतिहास में सब दर्ज है, किसी को उसमें वो कुछ नहीं है कहने के लिए, बात है ही नहीं। आज सरकार जो टैक्स फ्री मूवी देख रही थी पृथ्वीराज, कहाँ देख रही थी? जो लव भवन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। आज वहां जाके ये मूवी ठीक है सर, सरकारें ही बनवाया करती हैं, जनता के लिए ही बनवाया करती हैं। सरकार ने उसमें अपना कोई समारोह कर लिया तो क्या हो गया? अच्छी बात है। मेरी बात कंप्लीट होने देना प्लीज। मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है, 10 सेकंड, क्योंकि उसके बाद करनी सेना से भी हमारे साथ महंगाई और बेरोजगारी से आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो। आप टैक्स फ्री कर रहे हो। जो मल्टी कॉम्प्लेक्स में मूवी लगती है, जो 250 रुपए देके लोग टिकट लेके जाते हैं, 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं। आप मुझे बताओ, गरीब आदमी कब मल्टीप्लेक्स में गया मूवी देखने? गरीबों थाली से ये निवाला छीन रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे ये सेस नहीं कम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप बताओ टोल प्लाजा पे टैक्स ले रहे हैं और बाकी मूवी फ्री कर दे रहे हैं। कौन सी सरकार है साहब? हमने क्यों चुना था आपको? मूवी फ्री करने के लिए चुना है आपको। क्यों चुना है? 24 अभिषेक जी, क्या सपा की सरकार में मूवीज कभी टैक्स फ्री नहीं हुई? क्या इससे पहले देश में कभी किसी फिल्म पर से टैक्स नहीं हटाया राज्य सरकारों ने? आप मेरी बात कंप्लीट होने दें आस्था जी। मैंने बोला ना, मुझे बोल लेने दें। आप बीच में सवाल पूछ लेती हैं। मैंने आपकी बात सारी मान ली।
कि टैक्स फ्री होती हैं, पर क्या जनता से ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जा रहा? चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे महंगाई की मार हो, जनता इस समय परेशान है। जो 2013 में 14 में महंगाई डायन होती थी उसमें ये बात नहीं करते, मूवी फ्री करने चले गए साहब। अच्छा ठीक है, शरद त्रिवेदी से हम इस बात का जवाब लेंगे। की मदद करने गए हो आप बॉलीवुड की मदद करने आए हो कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चुन के आए हो? ठीक है, ये सवाल हम शरद त्रिवेदी जी के पास लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले करनी सेना से भी के शेखर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शेखर जी, यहाँ पर एक विषय ये भी आ रहा है कि क्या इतिहास में सही तरीके से महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया गया? आरोप ये लगते रहे हैं कि जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी या जो टेक्स्ट बुक आज बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन्होंने बहुत काट छाट के लिखा, मतलब 200 से 400 साल पुरानी हिस्ट्री लिखी गई, लेकिन उससे पहले का गौरवशाली इतिहास कोई नहीं जानता है, और यदि कोई फिल्म उसे दिखाना चाहती है तो क्या उस पर राजनीति का आरोप लगना चाहिए? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करता हूं जो इस विषय में मुझे बुलाया। और दूसरी बात ये है, मैं रजत साहब को एक बात कह देना चाहता हूं, जो औरंगजेब के बारे में उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान का मैं वंशज हूं, मेरा नाम शेखर चौहान है, मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज आपके सामने बैठा हूं, और मैं इन्हें बता देना चाहता हूं, जिस चोर की तुलना कर रहे हैं, जो चोर था, जो हत्यारा था, जो लुटेरा था, जो गुंडा था, औरंगजेब। अच्छा। मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं, इनके सबसे बड़े पाकिस्तान में बैठे हैं तारिक जमील मौलाना जी से उनके इतिहास के बारे में जानकारी ले लेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की अगर जानकारी इतिहास की इन्हें पूछना है, और मैं इन्हें रजा साहब को यह बता देना चाहता हूं, ये भी अपना डीएनए टेस्ट करा ले, पता लग जाएगा ना, ये भी पहले हिंदू थे। हमारे पूर्वजों के साथ, और हमारे पूर्वजों का पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला औरंगजेब के एक चोर के, एक गुंडे के साथ कर रहे हैं, जिसने हजारों की संख्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी। आज आपके सामने है सब कुछ, आज आपके सामने निकल रहा है सब कुछ, अब देख लीजिए। ठीक है, अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए इस बात का कि औरंगजेब को हीरो बनाया जाएगा देश में। देखिए शेखर जी, यही तो बात है जो मैंने पहले कही कि आप अगर पृथ्वीराज जी को उनका सही दर्जा दिलाना चाहते हैं हिस्ट्री में, समाज के अंदर, तो इसके लिए दूसरे को गाली देना तो कोई आवश्यक नहीं है। सर मुझे उनकी खूबियां, उनकी अच्छाइयां, उनकी तो आपको औरंगजेब को क्रूर कहना बुरा लग रहा है, आपको औरंगजेब को लुटेरा कहना बुरा लग रहा है? अतीकुर रहमान जी, एक पूरी स्थिति स्पष्ट करते हैं तब सवाल जाएगा। आपने कहा एक की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बुरा यहाँ किसको कहा जा रहा है? औरंगजेब को? उसको लुटेरा कहना आपको बुरा लग रहा है? क्रूर कहना बुरा लग रहा है? बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं, स्पष्ट करके चलिए, किसको बुरा कहना आपको बुरा लग रहा है? स्पष्ट बताना चाह रहा हूं मैं आपको। हाँ, मैं राजा साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात, मैं राजा साहब को ये कहना चाहता हूँ, राजा साहब आप भारतवासियों से माफी मांगे। आप उस गुंडे की, आप उस चोर की, आप उस लुटेरे की तारीफ कर रहे हैं। जिसने लुटेरे की तारीफ करी है वो देश का गद्दार है, वो देश का विरोधी है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। वो देश के अंदर बैठकर इस देश का खा रहा है, और जिस देश में उस लुटेरे की जो चोर होता है वो उसे अच्छा बताता है, इसका मतलब वो भी चोर है, वो भी गुंडे हैं। बात करिए ना। अच्छा ठीक है, अतीकुर रहमान जी। आस्था जी यहाँ पर सुशील जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बातों का पूरा समर्थन कर रहा हूँ। देखिए 50 साल की हुकूमत थी औरंगजेब की, आप पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगी तो आपको मालूम पड़ेगा। अरे औरंगजेब ने किया क्या? औरतों के साथ दुराचार किया, औरतों को मारा और क्या किया? अरे लुटेरे चोर थे वो, गुंडे थे वो, क्या किया उन्होंने हजारों अगर उन्होंने हजारों की संख्या में मंदिर तोड़ दिए और मस्जिद बनवा दी। आज क्या हो रहा है तुम्हारे सामने? भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पिक्चर को टैक्स फ्री किया है। और अभी बीजेपी के अभिषेक जी, अभी बीजेपी के शरद जी ने कबूल किया है कि इतिहास अगर किसी ने लिखा तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने, तो आप क्यों सो रहे थे भाई? अरे बाहर से बुला के किसी चोर को अपने घर में बसाओगे तो तुम क्या अपना राजा बनाओगे? बोलिए आप लोग। बाहर से किसी चोर को बुला के अपने घर में बसाओगे, क्या उसे फैसला बनाओगे? चाहते हो तो लिखो, आपकी चॉइस है, लेकिन सुशील जी उसको एंडोर्स नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास आपको जानना है, सुनो मेरी, मौलाना जी मेरी बात सुने। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जानना है आपको, सुने मेरी बात। पृथ्वीराज चौहान का अगर इतिहास जानना है आपको, दूसरे देश में बैठा, पड़ोसी देश में बैठा तारिक जमील आपको बताएंगे, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास क्या है। शेखर की बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं अनइंटरप्टेड 20 सेकंड आपको भी दूंगी। अतीकुर रहमान जी, के शेखर बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। आप अगर ये पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पता करना है, पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास पता करें। पड़ोसी देश में बैठा तारिक जमील बताता है मैं पृथ्वीराज चौहान वंशी, वो कहता है औरंगजेब चोर था।
अब वो कहता है औरंगजेब गुंडा था। अरे तुम मेरे देश में रह के हुए उस चोर की, उस गुंडे की तारीफ कर रहे हैं। दूसरा पड़ोसी मुल्क देश, दूसरा देश कह रहा है, दूसरा देश उसे जो है गुंडा मवाली बता रहा है, कहता है कि हम हिंदू की औलाद हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। दूसरा देश, दूसरे देश का आपका स्कॉलर ये बात कह रहा है। ठीक है, अतीकुर रहमान जी। आस्था जी, ये गाली गलोच करके, ये नफरत फैला के, जहर फैला के कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं फैलाते। पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। सुशील जी पैनल पे बैठे हुए हैं, आप सुशील जी से पूछ लीजिए कि 50 साल के औरंगजेब के पूरे दौर में क्या कोई अच्छा काम नहीं हुआ था? और पृथ्वीराज चौहान की अच्छाई के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा काम हुआ था, हम लोगों के अच्छे लिए काम नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आप दोनों ने बात रखी, और अतीकुर रहमान जी ने जो सवाल उठाया है औरंगजेब को लेकर, अगर हमारे लिए हमारे मंदिर तोड़े थे अच्छा काम, तुम्हारे लिए अच्छा काम हुआ था, औरंगजेब तुम्हारे थे। सुशील पांडे जी इतिहासकार हमारे बीच में, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए के चौहान। सुशील पांडे जवाब देंगे। सुशील पांडे जी, अब क्या इस देश में ये चर्चा होगी, इस देश में ये चर्चा होगी कि औरंगजेब ने कोई तो अच्छा काम किया होगा, उसका बखान कीजिए, बताइए। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अतीकुर रहमान की सुशील जी से पूछिए। जी देखिए, हमारे देश में दो ऐसे मुस्लिम शासक हैं जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। पहले शासक हैं शेर शाह सूरी, जिनकी आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड हम देख सकते हैं, उनका रुपया देख सकते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए वो हम देख सकते हैं। नंबर दूसरे शासक हैं अकबर, जिनकी सुलह कुल की नीति, समाज में सभी वर्गों को बराबर का स्थान देना और एक बेहतर कार्य आज भी हम देख सकते हैं। लेकिन औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक 50 वर्षों तक शासन किया। आज इतिहास में कोई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि औरंगजेब के नाम नहीं है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हुआ, कई राज्य मुगल साम्राज्य से अलग हुए, और इसके साथ साथ अगर इसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से भी आस्था जी देखते हैं तो शायद यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई, जो उसका भाई दारा शिकोह था, जो बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही नेक इंसान था, एक विदेशी यात्री आया और मनुची, जिसने स्टोरियो दो मोगोर पुस्तक लिखी है, वो लिखते हैं कि दारा को किस प्रकार से उसकी गर्दन काट करके उसको दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और किस प्रकार से जनता उसके लिए रो रही थी, बिलख रही थी। दूसरा उदाहरण है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लंबे समय तक कैद में रखा, उसको बड़ी यातनाएं दी। उस समय के सभी इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। इसमें इतिहास में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपाया गया हो। मुझे लग रहा है अब अतीकुर रहमान जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मुगल शासन का पतन ही औरंगजेब के दौर से हुआ था, और उसकी क्रूरता के किस्से, उसके सुनाए गए फरमान, उसके लिखवाए गए फरमानों में आज भी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अभिषेक राय जुड़े हुए हैं। अभिषेक राय जी बताइए, एक फिल्म बनाना किसी का क्रिएटिव राइट है, आप लोग भी देश में आजादी के पक्षधर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर रहे हैं। एक फिल्म बनी है भारत के महानायक पर, पृथ्वीराज चौहान पर, तो उसमें इतिहास वर्तमान की लड़ाई और सियासत क्यों आ गई? आस्था जी, हमारी बात देखिए, हमने क्या बोला, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हर चीज के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज महंगाई कहाँ है, हम पूछ रहे हैं ना, आप अगर टैक्स फ्री कर सकते हो मूवी, तो आप टोल प्लाजा क्यों नहीं फ्री कर सकते? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। आपकी भी सरकार रही है अभिषेक राय जी, क्या आपने कभी विचार किया था कि सारे टोल प्लाजा फ्री हो जाएं? हमने बोला ना, आपकी भी सरकार रही है, तो क्या टोल प्लाजा फ्री कर देना ये संभव है? ये संभव है? आज विपक्ष में बैठे हैं तो आप बात कह रहे हैं कि टोल प्लाजा फ्री कर दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दे। रुपया 2013 से पहले आईसीयू में था, आज 80 रुपया हो गया, तब 65 रुपया था, तब आईसीयू में था। आज कहाँ है रुपया? आईसीयू से ऊपर तो कुछ होता नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, आईसीयू से बढ़ के कुछ नहीं होती। जब 65 रुपया था रुपया के मुकाबले, तब आईसीयू में था। आप इतिहास वर्तमान की लड़ाई पर कुछ नहीं बोलना चाहते। मैंने आपसे शुरू में ही सवाल पूछा था कि वर्तमान और भविष्य तभी बनता है जब हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ते। इतिहास यदि हमारा गौरवशाली है तो वो पढ़ाया भी जाना चाहिए, बताया भी जाना चाहिए। इतिहास जो सभ्यताएं भूल गईं, जिन्होंने छोड़ दिया, उसका नामो निशान मिट गया। और अभिषेक जी, हमारी सभ्यता आज इसीलिए जीवित है, जानी मानी है, दूर दूर तक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ कड़ियां जो पीछे रह गई, आज उनको समेटने की बात हो रही है, तो यहाँ सियासत शुरू हो जाती है। आप ठीक है, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, मैं वही सवाल शरद त्रिवेदी से कर देती हूँ। शरद त्रिवेदी जी बताइए, सपा घूम फिरकर वर्तमान और भूतकाल या इतिहास, इस पर बात नहीं कर रही। वो कह रही है फिल्म टैक्स फ्री कर दी तो आप सारे टोल प्लाजा क्यों नहीं टैक्स फ्री कर देते?
नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब इनकी सरकार थी तो इनकी सोच इतनी अच्छी नहीं थी। अभी तो सोच बहुत अच्छी हो गई क्योंकि विपक्ष में है। जब सैफई समारोह किया जा रहा था और वहां से जो गरीब बॉलीवुड के एक्टर आ रहे थे, गरीब जनता जो सैफई की थी, उसके लिए नाच गाने का प्रोग्राम रखा गया, तब ये ज्ञान क्यों नहीं आया? जब सैफई में इटावा में एयरपोर्ट बनाया गया, उस पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 4 लेन का हाईवे बनाया, जिस हवाई अड्डे पे कोई हवाई जहाज नहीं उतरा। किस लिए बनाया गया था वो? बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है क्योंकि इनकी मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी एक वोट बैंक, एक वर्ग को वो अपना वोट बैंक समझते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है ऐसी बात करना। लेकिन यहाँ जो अभी रहमान साहब कह रहे हैं, उनके जो तर्क दे रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब ओबामा की तारीफ हो तो ओसामा की तारीफ जरूर होनी चाहिए, जब चर्चिल की तारीफ की जाए तो हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ जरूर करनी चाहिए। और ये मुझे बता दें कि मुसोलिनी के नाम पे कौन सी ग्रीस में सड़क बनाई गई है, कौन सा महास्मारक बनाया गया है? हिटलर के नाम पे फ्रांस में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, रूस में कौन सा इमारत बनाई गई है? लेकिन हमारे यहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे इतिहासकारों को, जो हमारे सेकुलर इतिहासकार हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनसे भरी हुई थी एक समय में, उन सब लोगों ने इतिहास को इस तरह लिखा कि साहब जितने गुंडे बदमाश थे वो सारे हिंदू थे। ठीक है शरद जी, अभिषेक जी जवाब देना चाहते हैं इस पर। शरद जी, अभिषेक जी जवाब देना चाहते हैं। अभिषेक जी बात कीजिए। मैं देश की मीडिया के सामने और अपने जो भी मीडिया के बंधु हैं और देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार की मूवी को क्यों फेवर किया जाता है? क्योंकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया था, इसलिए टैक्स फ्री किया जाता है। कितनी मूवियां बनती हैं, आप देख लीजिए। कश्मीर फाइल्स बनी, अभी कश्मीर पंडितों की हत्या हुई, आप बता दीजिए प्रॉफिट कमाए सब लोगों ने, 1 रुपया दान दिया हो उस टीम ने, जो बॉलीवुड की टीम थी। तो मुझे बताइए, इससे पहले जब जोधा अकबर जैसी पिक्चरें बनी थी तो उन लोगों ने उन फिल्मकारों ने पैसे कमाकर कितने लोगों में बांट दिए, या कितने यतीम खानों में दान कर दिए, या कितने वक्फ बोर्ड को दान कर दिए? मैं जो सवाल पूछ रहा आस्था जी, मेरी सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, वाजिब सवाल है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अधिकार विपक्ष के पास है और बिल्कुल है, आप बोलिए, बिल्कुल आवाज उठाइए, लेकिन एक तरफी बात नहीं होनी चाहिए, एक तरफी बात नहीं होनी चाहिए। जनता की आवाज पहुंचाने नहीं दे रही है, आप जनता की आवाज पहुंचने नहीं देना चाहती तो ये गलत। मैंने आपकी आवाज को और गति दी है। मैंने सवाल ये पूछा है कि जब जोधा अकबर जैसी पिक्चरें बनी थी तो क्या उसके प्रॉफिट का पैसा वक्फ बोर्ड को दान किया गया था? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आपने ये कहा है कि कश्मीर फाइल से जो प्रॉफिट आया वो लोगों में क्यों नहीं बांटा गया? शरद त्रिवेदी जी, आरोप ये कि अक्षय कुमार की फिल्म को क्यों फेवर किया जा रहा है? प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था इसलिए अक्षय कुमार की फिल्म को फेवर किया जा रहा है। देखिए, जो भी भारत के सही इतिहास को सामने लाएगा उसके हक में फैसला लिया जाएगा। जो हमारे नेताओं, जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे नेता थे, जिनके ऊपर भारत का इतिहास रचा गया है, जिनके नाम पर आज पूरा भारत है, उनके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। और और क्या देशभक्तों पे मूवी नहीं बनी? क्या गांधी जी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या सरदार पटेल ने लड़ाई नहीं लड़ी? मैं राम मनोहर लोहिया ने लड़ी, जेपी ने लड़ी, सब ने लड़ी, और आज उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। इतनी मूवियां बनी है, किसको टैक्स फ्री किया? आप जवाब दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महाराज शिवाजी भोसले परिवार के थे। आप सरकार का जवाब दीजिए आस्था जी, मुझे जवाब चाहिए जनता को, प्रदेश। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जिन महापुरुषों के नाम लिए, आपने कहा सरदार पटेल पर मूवी नहीं बनी, लाल बहादुर शास्त्री पर मूवी नहीं बनी, या लोहिया जी पर मूवी नहीं बनी, तो ये तो किसी भी फिल्मकार का क्रिएटिव राइट है। इन सब्जेक्ट्स पर किसी ने बैन थोड़ी लगाया है। जिसको सही लगेगा वो बना लेगा मूवी, उसमें क्या बात है? किसी ने रोक थोड़ी लगाई है कि इन सब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है। लेकिन ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना। आप ही लोग कहते हैं कि एक फिल्मकार के दिमाग की उपज है, उसको जो सब्जेक्ट सही लगता है वो मूवी बनाता है उस पर। वाह आस्था जी, वाह, ये क्रिएटिव आस्था जी वाह नहीं, आस्था जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप ही लोग अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर रहे हैं ना। बात कर रही है आपने जिन सब्जेक्ट्स और जिन महापुरुषों का नाम लिया, क्या सरकार ने बैन लगाया हुआ है उनकी मूवीज बनाने पर? क्या सरकार ने उन पर बैन लगाया हुआ है कि इनसे जुड़ी किसी भी प्रकार का चलचित्र, चाहे वो मूवी हो, वेब सीरीज हो या टीवी सीरियल हो, वो नहीं बनेगा? आस्था जी सवाल का जवाब पूछ लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि गांधी जी की मूवी बनी थी, क्या उन्होंने देश को आजादी नहीं दिलाई? क्या टैक्स फ्री हुई थी? क्या टैक्स फ्री? सरदार पटेल जी की मूवी बनी है,
बनी है मूवी और उसमें भी क्या टैक्स फ्री हुई? क्यों नहीं किया सरकार चलिए ने? त्रिवेदी जी, क्योंकि सरकार प्रोग्राम को मुझे करना क्लोज चाहिए। करना है, बता दीजिए कि सन 57 में जिन जिन मूवीज का ये जिक्र कर रहे हैं वो टैक्स फ्री क्यों नहीं हुई? किसकी सरकार थी, क्यों टैक्स फ्री नहीं हुई? हमारी सरकार होती तो टैक्स फ्री होती। हमारी सरकार नहीं थी उस समय, सेकुलर सरकार थी जिनका निहित स्वार्थ था कि देशभक्तों को दबा के रखो, जिनका नाम स्वार्थ था कि औरंगजेब रोड बननी चाहिए, जो आज अब्दुल कलाम है को मुद्दों से हटकाने की राजनीति। ठीक है, आप सिर्फ एक एक्टर को प्रमोट कर रहे हो, आप सिर्फ एक एक्टर को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया। आप स्वार्थ की राजनीति करते हो। कहां से रानी जी? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अब भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए, लेकिन जनता आप सबको देख रही है, सुन रही है, और सवाल यही है कि आज भारत के इतने बड़े हीरो पृथ्वीराज चौहान, जिन पर एक फिल्म आई है, उनके जीवन के कुछ संदर्भों को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है, आखिर उसमें सियासत कहां से आ गई? वर्तमान और अतीत की लड़ाई क्यों शुरू हो गई? क्यों पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुष या हीरो के सामने औरंगजेब को समानांतर रखने की कोशिश हो रही है? बड़े सवाल है जिन पर सियासत भी जारी है और चर्चा भी। महाबहस में इतना ही, लेकिन फटाफट खबरों का रुख करेंगे, सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी आरजू के पास। शुक्रिया।